चलिए स्टार्ट किया जाए। थर्मोकेमिस्ट्री, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात करी थी फिजिकल सिस्टम में कोई गैस ली, सिलेंडर लिया, प्रेशर बढ़ाया, वर्क किया, ये सब बातें हो रही थी, है ना। अब प्योरली हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, इसीलिए बात क्या बोली जा रही है, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर रिलेटेड चीजें होंगी, उसमें एंथैल्पी की बात करोगे, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करोगे, लेकिन किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और इसमें हम लोग बेसिकली थर्मोकेमिकल इफेक्ट देखेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, उसकी एनर्जी एंथैल्पी में क्या इफेक्ट आएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेसिक टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हेडिंग डाल लीजिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, मान लीजिए सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस लिख दीजिए, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दो। उसमें जो कंपाउंड्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को लिख दीजिए आप। उसमें उस रिएक्शन के साइड में उसके एंथैल्पी चेंज को लिख दीजिए, मतलब कितना हीट देना पड़ रहा है या कितना हीट निकल रहा है, अगर डेल्टा एच को भी मेंशन कर दीजिए तो वो इक्वेशन बन जाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। रिएक्शन आपने अगर सिंपल लिखा तो सिंपल केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर उसके साथ आपने डेल्टा एच लिख दिया, सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लिख लो, when we mention enthalpy change and physical states of reactant and product, of a chemical reaction, of a balanced chemical reaction, then it is called thermochemical equation. Then it is called thermochemical equation. मतलब कुछ खास बात नहीं है, डेल्टा एच मेंशन कर दिया, फिजिकल स्टेट लिख दी, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या बन गया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गया। डेफिनेशन लिख लीजिए तो फटाफट से एग्जांपल लिख दें। डेफिनेशन लिख ली, जैसे मान लो इथेनॉल की बर्निंग का रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इथेनॉल का कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं। कंबशन किसी चीज का अगर बोलते हैं तो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस में उस चीज को जला दो तो उसको क्या बोलते हो, कंबशन। तो हम जैसे लिख रहे हैं C2H5OH, अभी रिएक्शन मत लिखिएगा, पूरे बैलेंस में लिख दूंगी तब। C2H5OH प्लस 3O2 gives 2CO2, पानी कितना बनेगा 3H2O, और यहाँ पे हमने लिख दी इस रिएक्शन की हीट 1367 किलो जूल पर मोल। 1367 किलो जूल पर मोल।
फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। अल्कोहल है आपका लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैसियस, और पानी बनेगा आपका लिक्विड स्टेट में। तो इस रिएक्शन में, हाँ अब लिख लीजिए, इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, जो रिएक्शन हो रहा था, पहली बात तो बैलेंस होना चाहिए, दूसरी बात हमने क्या देखा, सबके फिजिकल स्टेट लिख दी गई, फिर तीसरी चीज हमने क्या लिखा, एनर्जी लिखी। प्लस में एनर्जी अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब, कहीं पे भी अगर प्लस में इस तरीके से एनर्जी लिखी हुई है, इसका मतलब रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है ये, एक्सोथर्मिक। इसी को एक और तरीके से डेल्टा एच फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। डेल्टा एच में लिखना है तो ऐसे लिख दो, C2H5OH लिक्विड प्लस 3O2 गैस, this 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, और यहाँ पे बगल में लिख दो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस में एनर्जी अगर सिंपल लिखी गई है और अगर डेल्टा एच लिखा गया है तो दोनों का साइन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे लिखा था एनर्जी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सीधे सीधे इसको डेल्टा एच के फॉर्मेट में लिख दिया, तो डेल्टा एच और इसके साइन में क्या आ जाएगा, एक्सो। एक्सो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सो के लिए होता है, पॉजिटिव एंडो के लिए। नोट कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। हो गया। गर्मी लग रही है ना, अब इसके नीचे पॉइंट लिख लो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, अभी बात करी थी। और अगर रिएक्शन का डेल्टा एच आता है कैसा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मीनिंग सब लोग समझते हैं ना। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें रिएक्शन में हीट निकलती है बाहर, एवोल्यूशन ऑफ हीट। हाँ हाँ सही बोला आपने, देसी भाषा में बोल दिया बस। इसने बोला हीट छोड़ रहा, और फिर क्या, एक और क्या बोला टर्म, हाँ ठीक है। बस मुद्दे की बात क्या है, बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, इतना चलता है, ठीक है। अब देखो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर दिया हुआ है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर गिवन है, और उस इक्वेशन को अगर आप रिवर्स करते हो, इफ वी रिवर्स द इक्वेशन, इक्वेशन को अगर आपने रिवर्स किया तो डेल्टा एच का क्या होगा, साइन भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब प्रीवियस रिएक्शन अभी जो हमने लिखा था, अगर उसको अपोजिट वे में लिख दें, हम उसका रिवर्स रिएक्शन लिख दें, क्या था, 2CO2 प्लस 3H2O था ना, रिवर्स कर दिया उसी रिएक्शन को हमने, तो अब डेल्टा एच क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, वैल्यू सेम रहेगी, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्या थी वैल्यू, क्या थी,
तो प्लस में क्या हो जाएगा, यानी जो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज है किसी रिएक्शन के लिए, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर आप रिएक्शन को चेंज करते हो, रिवर्स करते हो। क्लियर है? हो गया ये पॉइंट, सिंपल है एकदम, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। अब डेल्टा एच, ये जो एंथैल्पी चेंज आप रिएक्शन का लेते हो, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मतलब जानते हैं ना, क्या होता है, डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर, है ना। मान लो सपोज हमने कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखा है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखा है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी। अब मान लो यहाँ पे डेल्टा एच लिखा हमने -500 किलो जूल पर मोल, ये आ रहा है ना। अब इस रिएक्शन में हमने क्या करा, इसको 3 टाइम्स कर दिया सबको, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। पर अब इसको पर मोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमने 1 मोल के लिए निकाली थी ये वैल्यू, अब पर मोल नहीं बोलोगे, अमाउंट ऑफ हीट बोल दोगे कि इतना है, क्योंकि हमने 3 मोल कर दिया ना। किसी बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसमें डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, उसी नंबर से डिवाइड होगा। एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हीट भी मल्टीप्लाई होगी, एन से डिवाइड कर रहे हो तो एन से हीट भी क्या होगी, डिवाइड। क्लियर है? अगर डिवीजन करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई किया है ना, अगर यहाँ डिवाइड कर देते 1/3 कर देते, 1/2 कर देते, तो उसमें 1/2। मैंने डिवीजन का रूल लिख के नहीं बताया, केवल वर्बली बताया। यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो हम पर बोले तो 1 होता। फिजिक्स में सुना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, डिस्टेंस पर सेकेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सेकेंड। अरे सुन रहे होंगे, फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो अब सुनेंगे, अभी नहीं सुना। बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ाई गई, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स तो पढ़ाई होगा। हो सकता है मुझे गलत याद आ रहा हो किसी और थ्योरम का, कह नहीं सकती। ये पढ़ा होगा आपने, या कि कोई कोई बुक इसको ये भी लिखती है। नहीं पढ़ा।
ऐसे पढ़ते हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इसकी वेलोसिटी v1 है। कौन ताली बजा रहा है? इसकी वेलोसिटी v2 है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है लेयर्स के बीच। चलो ठीक है, ठीक 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 है, पढ़ लेना, पढ़ लेना। समृद्धि, चलो थर्मोकेमिकल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं कोई टर्म आपको इसलिए नहीं बोलती हूँ कि आप अपने आपस में चालू हो जाइए, ऐसे इसके लिए थोड़ी बोलती हूँ कि आप आपस में डिबेट करने लगे, इसके लिए बोलती हूँ आपको पता है कि नहीं पता है। डिनोट करते हैं डेल्टा एच, रिएक्शन लिखते हैं इस तरीके से, रिएक्शन आर, आर फॉर रिएक्शन, आर फॉर रिएक्शन, स्मॉल लेटर में लिखेंगे आर को। अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकाल लीजिए, माइनस सारे प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट की एंथैल्पी निकाल लीजिए। मतलब समेशन ऑफ एंथैल्पी of all products minus summation of enthalpy of all reactant। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी एंथैल्पी दे रखी है आपको, तो सारे प्रोडक्ट की जोड़ दीजिए और सारे रिएक्टेंट की प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, उस रिएक्शन का एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कर लेंगे, सिग्मा का मतलब जानते ही हैं, समेशन का साइन होता है। कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हुआ, सोहम जल्दी, सोहम स्पीड, आपस में नहीं लड़ना है। पीछे जल्दी करो। अच्छा, सोम हो गया, ए प्लस बी सी प्लस डी बन रहा है। अगर सबकी एंथैल्पी दी है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ किसकी लेंगे, सी की, एंथैल्पी ऑफ डी की ले लिया, प्लस कर दिया, माइनस में एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ, कोई दिक्कत? इसके बाद टर्म लिखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड कब बोलेंगे। एक तो पहले साइन समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, यहाँ पे ऐसा एक नॉट टाइप का बना हो, जीरो भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, या ऐसे बना हो,
मतलब यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा है, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड किस कंडीशन में होगा, एट 1 बार प्रेशर, रिएक्शन में प्रेशर कितना ले लें, 1 बार ले लें, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर रेफरेंस स्टेट, reactant and products are their reference state ठीक है, या रेफरेंस स्टेट को ब्रैकेट में लिख लो प्योर स्टेट या स्टेबल स्टेट। मतलब प्रेशर की कंडीशन है 1 बार, टेम्परेचर स्पेसिफिक होगा कोई, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। रेफरेंस स्टेट का मतलब होता है नेचर में वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्योर फॉर्म में किस स्टेट में। जैसे मान लो फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सल्फर की अगर बात करो तो सल्फर का एक एलोट्रॉप है रोम्बिक सल्फर, उस फॉर्म में वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ना। तो सबसे स्टेबल स्टेट उसकी रोम्बिक सल्फर है। कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। लेकिन जो कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट है, मतलब अगर डायमंड को लोगे आप या फुलरीन को लोगे या कार्बन के किसी भी कंपाउंड को लोगे तो अल्टीमेटली वो डिसोसिएट होके डिकम्पोज होके नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अर्थ के अंदर जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मोस्ट स्टेबल स्टेट। कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, मतलब फाइनल जो स्टेट होती है, कार्बन डिकम्पोज हो करके अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया आपने, वो अर्थ के नीचे दब गया, डिकम्पोज होने के बाद वो अल्टीमेटली बनता है ग्रेफाइट। तो सबसे स्टेबल स्टेट कार्बन की क्या हो गई, ग्रेफाइट। जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें 8-10 चीजें हैं जिनकी स्टेबल स्टेट हम लोग याद रखेंगे, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन की स्टेबल स्टेट होती है ऑक्सीजन गैस, अगर लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, O2 गैस। ठीक, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है, जैसे ये मान लो किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे आपने निकाला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसको सिंपल बोलोगे डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर प्रेशर है 1 बार और ये सब्सटेंसेस अपनी किस स्टेट में है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, तो उस समय जो रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे आप 1 मोल के लिए, उसको बोलोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड अगर एंथैल्पी कोई भी दी होगी, जैसे अभी हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पीज पढ़ेंगे, उनके साथ अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इस तरीके का साइन है, मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड है। यानी 1 बार प्रेशर है और कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट क्या है आपकी, रेफरेंस स्टेट है, प्योर स्टेट है। क्लियर, तो ये पॉइंट नोट हो गया। इसमें लिख लो कुछ एग्जांपल, जैसे रेफरेंस स्टेट किसकी क्या है, कुछ तो याद करना। 2-2 4-4 याद करेंगे तो याद है ना। जैसे सल्फर है तो सल्फर की होती है रोम्बिक, लिखा हुआ सल्फर के ब्रैकेट में लिखा होगा रोम्बिक। जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ अगर लिखा है ग्रेफाइट, O2 है तो O2 के साथ लिखा होगा गैस। फिर जैसे मान लो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के साथ लिखा होगा लिक्विड। ब्रोमीन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्मेट में।
और भी बता देंगे, है ना, एक एक करके। अभी यहाँ पे कितने बताए, केवल आपको 4 बता। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, नोट हो गया था। हो गया बच्चे। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे, और जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एंथैल्पी हो जाएगी। किसमें किसके लिए निकालना है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो हेडिंग डालो फेज चेंज या फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखते हैं। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, अच्छा कहीं तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए। सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो प्रोसेस को क्या बोलते हो, फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। लिक्विड से अगर गैस, लिक्विड से गैस बन रहा है तो आपने क्या बोल दिया, वेपराइजेशन, ठीक है। अब मान लो डायरेक्टली सॉलिड से अगर गैस बन गया, सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब ये चेंज हो रहे हैं, जो भी फेज चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट चेंज हो रही है, इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ेंगे। गैस से भी सॉलिड बन सकता है, डिपोजिशन बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस। क्यों, क्या हुआ, हाँ इससे जैसे बोला, दिवाली के टाइम पे काफी घरों में क्या होता है, कुछ स्पेशल काजल तैयार किया जाता है, तो वो कैसे तैयार करते हैं, दिए वगैरह में कुछ एक दिए के ऊपर दूसरा, उसकी जो भी टिप होगी उसके पास दूसरा दिया रख देते हैं, और वहां पे जो उसकी वेपर होती है ना, वो वेपर क्या होती है, सॉलिड फॉर्मेट में, कार्बन के फॉर्मेट में डिपॉजिट हो जाती है। तो अभी आपने पूछा ना, गैस से क्या बन गया, सॉलिड, प्रोसेस क्या हुआ, डिपोजिशन। कई सारी बुक्स उसको उसको भी सब्लिमेशन लिखती, कई सारी बुक्स गैस से सॉलिड, सॉलिड टू गैस दोनों को सब्लिमेशन लिखती, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है, डिपोजिशन। तो सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेफिनेशन लिख लो। 4-6 डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप खुद ही डेफिनेशन बनाना सीख जाएंगे। हाँ अपनी अपने हिसाब से बना लेंगे। चलिए पहले तो लिख लीजिए, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज enthalpy change occurring, enthalpy change occurring डेल्टा एच फ्यूजन लिख रहे हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नॉट बना देंगे,
डेल्टा एच फ्यूजन लिख रहे हैं. एंथैल्पी चेंज अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, when one mole of solid substance, one mole of solid substance in its standard state, in its standard state, standard state completely melts into liquid, melts into liquid, completely melts into liquid form is called, language सही है, is called standard enthalpy, standard enthalpy of fusion. मोटी मोटी बात क्या समझ में आई कि सब्सटेंस अपनी कहाँ होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. एक मोल सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. जितना एनर्जी चेंज लगेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम. ठीक है. फ्यूजन में ज्यादातर किसी चीज सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाना है तो हीट देनी ही पड़ेगी आपको बाहर से, ऑब्वियस सी बात है. प्रोसेस कैसा होगा, ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में एंडोथर्मिक, हीट आपको देनी पड़ेगी. यानी डेल्टा एच किस तरीके का होगा, पॉजिटिव. एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है. ठीक है. एग्जाम्पल लिखेंगे, लिख लीजिए. जैसे मान लीजिए H2O सॉलिड है, सॉलिड बोले तो क्या होगा, आइस होगा, है ना. ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O लिक्विड में, और 1 मोल है. रिएक्शन को देखने से पता लग रहा है क्या है, 1 मोल सॉलिड है. कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इसके लिए डेल्टा एच दिया है. वैल्यू तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत, हम लिखवा दे रहे हैं पर याद रखना नहीं है. किलो जूल पर मोल. डेल्टा एच पॉजिटिव देखने से क्या पता लगा कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक. वैसे भी पता है आपको, आइस को बाहर निकालते हो फ्रिज से, बाहर का टेम्परेचर मिलता है, फिर वो किस में मेल्ट होती है, सॉलिड टू लिक्विड. बेसिक कंडीशन क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो और 1 मोल लेना है कंपाउंड. सॉलिड कितना लेना है, 1. अगर उल्टा कर दें, जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर दें तो फ्रीजिंग हो जाएगा. फ्रीजिंग प्रोसेस, लिक्विड टू सॉलिड, तो इतनी ही एनर्जी यूज होगी, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट. मतलब ये नोट हो गया बच्चों. गार्गी, अथर्व, अंशराज, अगर प्रोसेस किसी रिएक्शन के लिए सॉलिड टू लिक्विड दिया है और उसी रिएक्शन को आपको लिक्विड टू सॉलिड करना है, तो एनर्जी चेंज लिखना है तो लिख लेंगे आराम से, लिख दें. चेंज हो जाएगा साइन, बस इतना ही तो होगा. अगर ये लिख दें, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस ये हो जाएगा ना, और कोई चेंज तो है नहीं, ये 1 मोल है. अब की बार क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा. इसको क्या लिखा हमने, डेल्टा एच फ्रीज लिख दिया ना शॉर्ट में.
कोई समस्या? अभी तक एकदम सिंपल है। सिंपल है। मेल्ट अगर कोई चीज होती है तो किस पे होती है, किस टेम्परेचर पे? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना उसी पे तो होगी। तो टेम्परेचर के बारे में अगर कंडीशन बोली जाए तो क्या हो जाएगी? मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं तो 1 बार प्रेशर होगा। कोई दिक्कत? शॉर्ट में लिख लो, प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, ऐसे स्टार बना के लिख लो। प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर क्या होगा, जो भी उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। अगर आइस की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आइस के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आइस का मेल्टिंग पॉइंट जीरो पे ही मेल्ट होती। फ्रीजिंग और उसका मेल्टिंग दोनों सेम है। स्टार्ट कर देती है मेल्टिंग। हाँ, पढ़ना और पढ़ना डिटेल, जीरो ही है इसका। ठीक। कथा कौन सी चल रही है? और क्या? खुद की खत्म ही नहीं हो रही। लिक्विड से तुम आइस बना रहे हो ना, तो एक्सोथर्मिक क्यों लिखा हमने? हाँ, एक्सोथर्मिक ही होगा, हीट बाहर निकलेगी। पानी से जब आइस बनता है ना तो बाहर हीट निकलती है, उस प्रोसेस में सराउंडिंग में हीट जाएगी। सराउंडिंग में ना हीट जाएगी। नोट हो गया? चलो, फ्यूजन लिख लिया तो वेपोराइजेशन भी लिख लेंगे। वेपोराइजेशन भी लिख लेंगे। डनाडन लिखिए। एंथैल्पी ऑफ वेपर। और कौन सी है स्टैंडर्ड? डेल्टा एच वैप लिखते हैं। वैप स्टाइलिश हो गया ना थोड़ा सा। लिखें डेफिनेशन। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid 1 mole of liquid is converted into vapor 1 mole of liquid is converted into vapor at its boiling point। टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट देयर स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग कितना ले रहे हैं? 1 बार ले रहे हैं ना, यानी 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करो, प्रेशर हो 1 बार और टेम्परेचर उसका क्या हो, उस लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट हो। जैसे पानी लोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है ना, अगर वाटर लोगे तो क्या आ जाएगा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल है ना। 1 मोल ले ले। लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। 1 मोल लिया है, इसकी वैल्यू वैसे 41 लिखते हैं और होती कितनी है?
अच्छा, इसमें पानी को वेपर बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी या हीट निकलेगी? देनी पड़ेगी ना, पानी तो सबने ही बॉईल किया है, देखा हूँ। तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगा तो पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दो। डेंसिटी बहुत अल्ट्रा लो होनी चाहिए, पानी को कैसे पहुंचाओ? डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। नोट हो गया हर्ष? हर्षवर्धन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी लिखी है मैंने? 40.79, मतलब अराउंड 41 किलो जूल पर मोल। एक मोल पानी को अगर कन्वर्ट करना है कंप्लीटली किसमें, गैस में, वेपर में, तो एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, कितनी हीट देनी पड़ेगी? अराउंड 41 किलो जूल, है ना? इसका मीनिंग यही हुआ ना, पर मोल का मतलब क्या है? सो हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफ हो गए। सबने नोट कर लिया? अब सब्लिमेशन लिख लेंगे, खुद से लिखो। प्रोसेस पता है ना? अरे अरे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बादल डेफिनेशन लिखनी है, इधर उधर देख रहे हैं और मुंह बना रहे हैं। हाँ लिखो। अप्रॉक्स 1 atm और 1 बार अप्रॉक्स इक्वल है। बनाओ भैया डेफिनेशन, पहले बताओ, लिखना मत शुरू करो, कॉपी गंदी करो। रुक जा, बादल बताएंगे, एक एक करके बताओ ना, ऐसे शोर मचाने से। बादल बादल, पहला चांस मैं बादल को देती हूँ। हर्षवर्धन, 1 mole of solid substance directly converted into, बोलो बादल, directly converted into gas, आद्या बता रही है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है इसमें, जो टेम्परेचर होता है ना, सब्लिमेशन टेम्परेचर नहीं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इसमें याद रखना है, सब्लिमेशन में टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो जाता है। और बाकी सारी कंडीशन ठीक है कि 1 मोल सब्सटेंस को आप सॉलिड को कन्वर्ट करोगे किसमें, वेपर में कन्वर्ट कर दोगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में नहीं जाएगा ना, तभी तो सब्लिमेशन है। तो लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, बोल देती हूँ। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of solid substance converted into vapor
ब्रैकेट में लिख लो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट converted into vapor at 1 bar pressure, at 1 bar pressure इतना ही लेना है, and temperature below its melting point. इसमें यही बात याद रखनी सब्लिमेशन वाले में। नहीं ठीक है, मान लीजिए आयोडीन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, आयोडीन के 1 मोल ले लिए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आयोडीन की वेपर बना रहे हैं, वी लिखा होता है या गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक ही बात है। इसमें जो हीट आपको देनी पड़ती है डेल्टा एच, वैल्यू क्यों लिखवाएं, लिखवाएं क्या, चलो लिखवा देते हैं, याद नहीं करना है ना, वैल्यू याद नहीं करना है, ये याद रखो कि कितना यूज हो रहा है, पानी का याद रखेंगे आइस से, हाँ 6 और 41, हाँ क्या हुआ कारकी, हाँ इतने कम टेम्परेचर पे ये सब्लिमेशन हो जाता है। जैसे कुछ चीजें होती है ना, नेपथिलीन बॉल वगैरह जो होता है, अगर देखा हो आपने, देखा है, हाँ वेपर में क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है अपने आप धीरे धीरे। कौन है ये, इतना शोर मचा रखा है इन लोगों ने, ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, अगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर दें CO2 गैस में, CO2 वेपर में, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, मतलब इसमें भी सब्लिमेशन होता है। तो कहीं पे भी अगर एनसीईआरटी में अगर सब्लिमेशन का कोई केस दिया हुआ है तो आप उसको दिमाग में थोड़ा याद करके रखेंगे कि कहाँ कहाँ सब्लिमेशन होता है, उसकी जरूरत आपको क्वेश्चंस में पढ़ सकती है, ठीक। अब अगर हम लोग एक बात बोले कि भाई सॉलिड से कन्वर्ट किया लिक्विड और लिक्विड से कन्वर्ट किया किसमें, गैस में, ये था फ्यूजन, ये था वेपराइजेशन, और ये वाला डायरेक्ट वाला प्रोसेस क्या था, सब्लिमेशन, ठीक है। मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें सब्लिमेशन भी हो सकता हो, जिसमें वेपराइजेशन भी हो सकता हो, फ्यूजन भी हो सकता हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस में ओवरऑल में हमने ऐसा देखा है कि जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन होगा ना, वो इक्वल होगा इन दोनों के एडक्ट के, वो इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। ये नॉट लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन को ओवरऑल में बोल सकते हो कि फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली हो जा रहा है हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हीट कैलकुलेट करें तो हीट लगभग लगभग उतनी ही आएगी जितनी फ्यूजन और वेपराइजेशन का एडक्ट कर दो और सब्लिमेशन अलग से कैलकुलेट करो, है ना।
हम्म, वो तो फटाफट से चले जाते हैं ना दूसरी स्टेट में। अगर कोई हो रहा हो और कैलकुलेट हम करें तो ये डेटा है, अप्रॉक्स डेटा क्या आएगा। आयोडीन, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है स्टैंडर्ड अपने। वाम वाला आयोडीन कौन सा होता है, आयोडेक्स होता है वो। बस बस बस, आवाज नहीं करे इतनी। 2 4 6 एंथैल्पी समझ में आई। ये क्या है, ये वाली एंथैल्पी क्या है जो अभी आपने पढ़ी है, वो क्या है, बहुत कम पूछी जाएगी। अब जो पूछी जाएगी उसको पढ़ते। अभी तक धोखे में नहीं जी रहे थे, सही जी रहे थे अभी तक, कोई परेशान क्यों। हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे फैक्टर है, एक दो पढ़ रहे हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आयनिक सॉलिड लेते हो, पोलर सॉलिड लेते हो, ये है ऑर्डर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का ऑर्डर है ये, कि आयनिक सॉलिड है तो उसके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पोलर सॉलिड से ज्यादा होगी, और पोलर की किससे ज्यादा होगी, नॉन पोलर। ठीक है, अब देखो जो वेपर बनना होता है, सॉलिड से बन रहा है या लिक्विड से बन रहा है, किसी से भी बन रहा है, तो वेपर का जो फॉर्मेशन होता है, वेपर का क्या मतलब है बनाना नहीं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक इसमें ये कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। अब मान लो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक, ये कोई दूसरा सॉलिड पड़ा हुआ है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना है, 1000 न्यूटन है, वहां पे कितना है, 5 न्यूटन। वेपर बनाने का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस को मिली हीट और उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे, सॉलिड स्टेट क्या होती है, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है, लिक्विड में थोड़े दूर हुए, और वेपर में क्या हो गया, कंट्रोल खत्म हो गया एक दूसरे पर से, बिल्कुल दूर दूर हो गए, काइनेटिक एनर्जी एकदम बढ़ी और वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, है ना। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, ठीक। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1000 न्यूटन का है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में 5 न्यूटन का। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर इसको वेपर बनाना है इसको वेपर बनाना है, दो लोगों की फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ब्रेन यूज करना पड़ेगा। और दो लोगों की फ्रेंडशिप है, बहुत हल्की फुल्की है, तो उसको तोड़ने के लिए दो बात बोली, मामला खराब। तो ये तोड़ना ही है ना। वेपराइजेशन का क्या मतलब है, सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के पास पास अटैच है, और वेपर बनाने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का कंट्रोल एक दूसरे पर से खत्म और धीरे धीरे
ये सेपरेट आउट होंगे, सेपरेट आउट होके धीरे धीरे घूमते फिरते कहाँ चले जाएंगे, बाहर। वेपर बननी है, निकलना है बाहर। वेपर का मतलब सिस्टम से क्या होना है, फोर्स को खत्म करना है और बाहर निकलना है। तो वहां पे जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे प्रोसेस टफ होगा। टफ का मतलब आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पे आपको हीट कम देनी पड़ेगी। थोड़ी सी हीट दोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करेगा और खत्म करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ये मोटी मोटी बात सबको समझ आती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा वहां पे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब वहां पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल कौन सा लिया है, एक लिया है आयनिक सॉलिड, दूसरा लिया है पोलर सॉलिड, और तीसरा लिया है नॉन पोलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के। आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, देखो जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl-, ठीक। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कूलाम्बियन फोर्स लगता है, और कूलाम्बियन फोर्स जो है अपने आप में हाई डिग्री ऑफ फोर्स है, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है बात। अब मान लो कोई ऐसा सॉलिड ले ले जिसमें पोलैरिटी हो थोड़ी सी, कोवेलेंट है वो कंपाउंड लेकिन उसमें क्या हो, पोलैरिटी। यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कूलाम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, जो नेचर में सबसे हाई डिग्री का होता है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पोलर सॉलिड मान लो जैसे HF की बात करें, ये सॉलिड नहीं है एग्जैक्टली, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो HF है तो इसमें F पे माइनस चार्ज और इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसमें चार्ज तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट भी होगा। मान लो ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक डाइपोल ये बन जाएगा और एक डाइपोल ये बन जाएगा। डाइपोल यही तो कॉम्बिनेशन होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो एटम के बीच की डिस्टेंस वैसे भी कम होती है, ये सब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है। तो एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता था हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते थे हम लोग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो लगेगा तो सही, फोर्स तो लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं होता, बहुत वीक होता है। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लो तुमने कोई नॉन पोलर सॉलिड ले लिया, क्या ले लिया, नॉन पोलर सॉलिड, मान लो I2 ले लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना। ऐसा भी हो सकता है I2 का शायद क्रिस्टल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहां पे ज्यादा भी हो सकती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। मान लो I2 ले लिया, नॉन पोलर है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज आने वाला नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा तीनों केसेस से। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, सबसे कम कम। तो इस केस में डेल्टा H वेप क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। पहले वाले में हाईएस्ट थी, ऑर्डर तो पहले ही लिख दिया था, रीजन अभी एक्सप्लेन किया। तो इसका रिलेशन किससे था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब कर लेंगे ऐसे, किसी सवाल में आपको घुमाया जाए तो
घूम लेंगे अच्छे से कि कर लेंगे? करा जाए एक सवाल, लिखिए। व्हेन 1 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, अगर ये नोट हो गया हो तो एक सवाल दे दिया जाए। ऑनलाइन सबने नोट कर लिया? अथर्व श्रीवास्तव, आवाज आ रही है प्रॉपर? अथर्व, आज तुम्हारी आवाज डाउन है, क्या बात है? सही है। When 1 gram of naphthalene, फॉर्मूला लिख लीजिए नेफ्थलीन का, C10H8। When 1 gram of naphthalene solidifies solidifies 149 joule heat is evolved. 149 joule heat is evolved. Calculate heat of fusion of naphthalene. अच्छा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेटा आपको 1 ग्राम का दिया है ना, पर जितनी भी एंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन ये सब निकालते हैं, वो सब निकालते हैं 1 मोल के लिए, है ना। तो डेटा को आपको पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लीजिए, फिर 1 मोल के लिए करना। क्या गार्गी, क्या नेफ्थलीन? देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा डेटा से गेस कर रहे हैं कि डेटा में लिखा है सॉलिडिफाई होने की बात कर रहे हैं, है ना। सब्लिमेशन वगैरह का कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं, यानी कि नेफ्थलीन लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ लिक्विड, मैंने छोड़ दिया था, मैंने अभी देख लिया, क्वेश्चन में लिखा है 1 ग्राम ऑफ लिक्विड नेफ्थलीन मेंशन किया हुआ। हाँ, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो देनी पड़ती है, तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो अपोजिट नहीं चलेगा। ये तो हीट केवल दिया है आपको, साइन नहीं दिया। साइन तो आप अपने हिसाब से डेल्टा एच लगाओगे ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगी। ये है कंडीशन, नेफ्थलीन लिक्विड है, इसका 1 ग्राम दिया है पहले, और ये कन्वर्ट हो रहा है नेफ्थलीन सॉलिड में, है ना। और इसके 1 ग्राम को कन्वर्ट होने में हीट कितनी आपको, लिक्विड से क्या बना रहे हैं, सॉलिड, तो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव आएगा ना। तो ये दे रखा है आपको, और आपको पूछा क्या है? पूछा है हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, अपोजिट प्रोसेस का पूछा, चेंज हो जाएगा। हम कैलकुलेशन लगती है 129 149 128
हाँ उल्टा ही तो करना है। सुनो, 1 ग्राम नेप्थिलीन को कन्वर्ट किया किसमें, नेप्थिलीन सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो डेल्टा एच निकला कितना, -149 जूल। माइनस साइन हमने कैसे लगाया, क्योंकि लिक्विड से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड, तो हीट बाहर निकलेगी, तो डेल्टा एच किस में ले लेंगे हम लोग, -149 माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ये डेटा तो गिवन था, 1 ग्राम से ये चीज हो रही थी। अगर ये 1 मोल होता तो कितना होता, अगर इसी चीज को 1 मोल कर दो तो 1 मोल में ग्राम कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, मैंने बोला था ना मोल के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए, तो गिवन मास क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोलर मास, 1 ग्राम दिया हुआ था, उल्टा कर दिया ना हमने कुछ, करना ही नहीं। 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब मास कितना हो गया, मोलर मास के बराबर हो गया, यानी 128 ग्राम, है ना, मोलर मास के बराबर हो गया मास। अब 1 ग्राम के लिए डेटा दिया था, 1 ग्राम के लिए क्या डेटा दिया था, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा एच कितना है, -149 जूल। अब आपको कितना ग्राम लेना है, 128 ग्राम लेना है, क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है ना। क्या, इन्होंने सुनो सुनो, इन्होंने बोला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालने के लिए। कोई भी एंथैल्पी जब आपको पूछेंगे तो वो फॉर 1 मोल निकालते हैं। हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो किसके लिए लिया है, 1 ग्राम के लिए दिया, किसके लिए दिया है, 1 ग्राम के लिए। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, तो 1 मोल में जो ग्राम होंगे इसके कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। डेटा दिया आपको 1 ग्राम का, आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 128 के लिए। 128 के लिए क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एंथैल्पी जो आप निकालते हो वो किसके लिए निकालते हो, 1 मोल के लिए। तो 128 ग्राम के लिए जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये डेल्टा एच कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये तो है लिक्विड टू सॉलिड के लिए, पर क्वेश्चन में पूछ क्या दिया है, जस्ट अपोजिट पूछा है, इन्होंने बोला फ्यूजन के लिए बताना है, सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन के लिए। तो रिएक्शन अगर चेंज होगा तो साइन क्या हो जाएगा, बस यही तो चेंज कर रहे हो। तो डेल्टा एच अब की बार क्या आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव में वैल्यू का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक हो गया, इतना हीट देना, आंसर निकाल लेंगे सॉल्व वॉल्व करके। 19 आंसर आ रहा है 19072। हाँ बच्चे बोलिए, कारगी क्या कह रहे हो, क्या लेके, 149 to 150 लेके, नहीं, अब वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। मान लो ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं, तो आप कर सकते हो 150 लेकर के कैलकुलेट कर दोगे अप्रॉक्स, है ना। और अगर ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। 128 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 149। इंटीजर टाइप को तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटीजर टाइप में करनी पड़ेगी
नहीं तो आंसर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। जैसे 150 लेते तो क्या आता, पर ही कैलकुलेट करो 150 लेते। रितिका कुछ कह रहा, कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो कुछ कह रहे थे आप। 150 लेके डेटा कैलकुलेट करो फटाफट। सो रहे हैं ये लोग बिल्कुल। 15 की टेबल लगाओ फटाफट से। 19,200 आ रहा है ना, और 128 ले रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 19,072। ठीक है, वो तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका है, सबका किसको कैसे फास्ट लगता है। जैसे गार्गी ने बोला 150 से मल्टीप्लाई करके फिर 128 माइनस कर दो, तो उससे भी आ जाएगा। अब आपको क्या इजी लगता है, जैसे मुझे डिवीजन करने में दिक्कत आती थी जब मैं करती थी, डिवाइड करने में थोड़ा आलस आता था, मल्टीप्लाई तो 4-4 डिजिट के भी फटाफट से और एक्यूरेट करते थे। बट डिपेंड करता है आपको क्या इजी लगता है, कौन सा प्रोसेस है ना। और अब ये कोई नहीं बोलेगा कि हमको तो कैलकुलेशन करना ना करना ही इजी लगता है, करनी तो पड़ेगी, है ना। मैथ्स में तो करते ही होगे, मैथ्स में करते हो कि नहीं, है ही नहीं मैथ्स में कैलकुलेशन। चलो हेडिंग डालो एक, बहुत अच्छा बहुत सुंदर है, बढ़िया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या तो कंबशन से क्वेश्चन होगा या फॉर्मेशन से क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट पहले ही लिख लो इसके ऊपर। तो होने दो, कौन बोल रहा है, अभी कोई बोलेगा नहीं है। स्टैंडर्ड 7 बजे से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसी साल सिलेबस करना है, अगले साल नहीं, डिटेल पहले ही बता चुके हैं। जितना रहता है 11th का छोड़ेंगे 12th में उतनी दिक्कत फैलेगी, या तो जेई की तैयारी ना करनी हो तो अलग बात है, तो फिर तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसा कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या करना है, बनाना है। कितना बनाना है, 1 मोल बनाना है। किससे बनाना है, रिएक्शन से बनाना है। रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा उस एंथैल्पी चेंज को जब उसके जो एलिमेंट हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो। एलिमेंट किस स्टेट में हो, स्टैंडर्ड। जैसे मान लो हमको CO2 का 1 मोल बनाना है, हम ले लें कार्बन ग्रेफाइट का 1 मोल और O2 गैस का 1 मोल, दोनों को कंबाइंड कर दें और CO2 का 1 मोल बना दें। तो इसके लिए जो डेल्टा H हम कैलकुलेट करेंगे वो डेल्टा H बोला जाएगा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है बात, यानी कि जो उसके सब्सटेंस होने चाहिए वो एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, अपने रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, और सब्सटेंस हमें कितना बनाना है, 1 मोल फॉर्म करना है। उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, आप एनर्जी दोगे या एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और कंडीशन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। क्लियर है। अभी जितना हमने फ्यूजन किया था, वेपराइजेशन किया था, सब्लिमेशन किया था, सब में कंपाउंड लिया था 1 मोल और उसको हमने कन्वर्ट किया था सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू गैस। अभी हमें क्या करना है, वर्ड से हमें पता लग रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यानी 1 मोल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले।
enthalpy change during formation of 1 mole compound, enthalpy change during formation of 1 mole compound from its constituent elements from its constituent elements when they are in their most stable state or reference state. Reference state. डिनोट करेंगे किससे? डेल्टा एच, फॉर्मेशन को एफ लिखते हैं, यहाँ पे नॉट बना देंगे छोटू सा, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखा जाए। जैसे मान लो CO2 के लिए लिखना है हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे? CO2 बनाना है तो क्या बनना चाहिए? CO2 का 1 मोल बनना चाहिए। किससे बनाएंगे? उसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की रेफरेंस स्टेट होती है गैसियस और कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है कार्बन ग्रेफाइट। तो ऐसे लिखा होगा। तो इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको आप क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो भी वैल्यू होगी। हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, जैसे मान लो ये इक्वेशन लिखी हमने, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आता है कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है, कौन सा नहीं। यहाँ पे भी CO2 के क्या बन रहे हैं? 1 मोल। पर बन किससे रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है और ऑक्सीजन से बन रहा है। तो किससे बनाना है हमको? उसके एलिमेंट से बनाना है। कंपाउंड से बनाओगे कभी भी तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं होगा। ये इसमें जो डेल्टा एच जो भी निकलेगा उसको आप केवल बोलोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, पर इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किससे बना हुआ है? कंपाउंड से बना हुआ है। किससे बनाना है हमको? उसके एलिमेंट से बनाना है। तो इसको हम नॉट कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? ओहो सवाल इस पे खूब आए हुए हैं 2-4 बार। 4 इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है, कौन सा है, उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको मीथेन बनाना है CH4, तो उसके लिए ट्राई करिए लिखने का रिएक्शन।
हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में H2 गैस होता है, CH4 बनाना है तो लिखिए इक्वेशन। अगर हमको लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसके लिए इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, ये बनाना है हमको CH4 रिएक्टेंट लिखने को आपको बोला है, बोलिए। सी के बगल में क्या लिखोगे, पर एलिमेंट है वो, कार्बन को क्या लिख देंगे, ग्रेफाइट लिखेंगे। अगर डायमंड लिखा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख दें, कोई दिक्कत, बोलो बच्चों, कर लेंगे, कर लेंगे। मीथेनॉल के लिए अब लिखो, अब देखते हैं कौन आंसर सही देता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, CH3OH है फॉर्मूला। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है, चलो इसके लिए लिख दो ऑक्सीजन भी लेंगे ना, H2O क्यों लेंगे, कंपाउंड तो लेना ही नहीं है। फॉर्मेशन में कंपाउंड लेना क्या है, महापाप। सब लोग कोशिश कीजिए, सब लोग आंसर बताइए। शोर नहीं करेंगे, कोई इंसान तो ऐसे गिरेगा नहीं। ये कह रही अगर वो ब्रिटल हो तो लिख दें इक्वेशन, सी ग्रेफाइट, 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, 2H2 गैस, ऑक्सीजन एक ही चाहिए तो हाफ O2 लिख लें, एक एटम चाहिए तो हाफ O2 कर दिया, नोट कर लीजिए। यस मैम, अब कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी कंपाउंड के लिए दे दें तो लिख लेंगे, पक्का बोलिए, कोशिश करेंगे। तो लास्ट 5 मिनट बचे तो लिख लीजिए, एक सवाल कर लेते हैं ना, फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, कोई मतलब है टाइम वेस्ट करने से। आज क्या कोई मैच है कैसे, नहीं कुछ तो है आवाज, बच्चे थोड़ी सा, बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो बढ़िया सवाल करा जाए। अच्छा एक चीज तो आपको सिखा दी थी शुरू शुरू में कि डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है आपका, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस करोगे तो, दो इक्वेशन है, मान लो उनको लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर रहे हो, राइट हैंड साइड को प्लस कर रहे हो, तो डेल्टा एच को भी क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता सुंदर सवाल है, इसी बेसिस पे
1 मिनट में आप करके बताएंगे मुझे। 2CO गैस, O2 गैस बन रहा है 2CO2 गैस, और इसके लिए डेल्टा H दे रखा है -x किलो जूल पर मोल। वैल्यू नहीं दे रखी, क्या लिख रखा है? -x किलो जूल पर मोल। दूसरा लिखा है इन्होंने सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस बना रहे हैं CO2 गैस, और डेल्टा H2 लिखा हुआ है -y किलो जूल पर मोल। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है। किस रिएक्शन के लिए निकालना है वो आपको मैं लिख के दे रही हूँ। सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, इसके लिए आपको निकालना है। डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में आएगी। दो इक्वेशन को यूज करके तीसरी इक्वेशन बनानी है, और जो आप उन दो इक्वेशन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, मतलब प्लस माइनस डिवीजन जो भी करेंगे, वही आपको डेल्टा H के साथ भी करना पड़ेगा। अब आपको क्या सोचना है कि इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को बनाना है। प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, ये गिवन है, ये निकालना है। इसके लिए डेल्टा H पता है, इसके लिए निकालना। एक मिनट सोचिए, नहीं आएगा तब मैं बताऊं। सुहानी क्या हुआ? सुहानी आज लग रहा है कुछ तो कोलगेट से मंदिर। हमारे एक टीचर थे, ज्यादा सो तो बोलते थे लगता है आज कोलगेट से मंजन करके आए हैं। हाँ, ये दे रखे ना, डेटा की जगह एक्स वाई दे रखा। हाँ, एक्स वाई रखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये बनाना है। अब सोचो क्या कर सकते हो। एक्स वाई में इक्वेशन वगैरह तो बनाने आती है ना तुम लोगों को? हाँ, तो वही मैथ्स है ये, सिंपल। दो इक्वेशन दी हो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट, किसी फॉर्मेट में, उससे तीसरी इक्वेशन बनानी है उन दोनों को यूज करके। तो कैसे बनाते हो? इसमें आपके जो वहां पे टर्म्स जो होते हैं एक्स वाई, उनकी जगह पे CO2 ये सब है। केमिस्ट्री में नहीं बन पा रही है। आंसर, भाई साहब आंसर पे पहुंच गए। हाँ, देखती हूँ मैं आंसर, मुझे पता नहीं है। नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं, आ रहा है तो बोलिए। हाँ, तो गैस ही तो बनानी है आपको। ये दोनों इक्वेशन यूज करके ये इक्वेशन बनानी है। अब सोचो कैसे बनेगी। आ रहा है, आप कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपने जो बोला है। बताया जाए? सुहानी बताओ भाई, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए इसमें? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है कुछ। पहले ही बता दिया, प्लस माइनस, किसी नंबर से डिवीजन, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, यही कर सकते हो।
अब ऐसा नहीं चार चीजें बता दी तो सब करनी है, जो लगेगा वही लगाना है अपने हिसाब से। नहीं मैम आपने तो कहा था ये भी करना है, ये भी सब करना। बता दें? चलो देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सवाल देखिए। आपको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये तीसरी इक्वेशन बनानी है, यानी कि आपके इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सी ग्रेफाइट आना चाहिए और हाफ O2 गैस आना चाहिए, और इसमें क्या आना चाहिए, CO गैस। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमारे पास पहली, लिखना नहीं, हमारे पास पहली इक्वेशन ये थी ना, ये वाली थी, यही थी। ठीक, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या दे रखी थी, -x। डेल्टा एच से तो खैर मतलब नहीं है अभी। अब देखो हम क्या करें, ये जो पहली इक्वेशन है, क्योंकि हमको फाइनल रिजल्ट में CO चाहिए, 2 CO नहीं चाहिए, कितने CO चाहिए, 1 चाहिए। तो पहली इक्वेशन में सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर लो, तो CO गैस बन जाएगा, हाफ O2 गैस बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये भी 2 हो जाएगा, बाई 2, है ना, बोलो। अब इस इक्वेशन को कर दें रिवर्स, क्या करें, रिवर्स। रिवर्स करने का पर्पस क्या है, CO हमको चाहिए फाइनल जो अपनी इक्वेशन है राइट हैंड साइड में, और हमारे पास कहां पे है CO, लेफ्ट हैंड साइड में। कर दें राइट में, तो उल्टा कर देते रिएक्शन को, CO2 गैस से बन गया CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, और डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, मान लो इसको A बोल दो, इक्वेशन A बन गई। ठीक, अब सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन थी C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2। अब क्या करो, जो A इक्वेशन बनी है और ये जो सेकेंड इक्वेशन बनी है, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को क्या करें, जोड़ देते हैं, देखें क्या होता है। इधर CO गैस है, इधर CO2 गैस है, तो कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ रहे हैं हम, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन सेकेंड को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन A में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, CO2 गैस है केवल। ठीक, और इक्वेशन 2 में क्या क्या है, लेफ्ट में C ग्रेफाइट है और O2 गैस है, C ग्रेफाइट और O2 गैस। यहाँ पे आ गया C ग्रेफाइट, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ता है, और ये हो गया O2 गैस। अब राइट हैंड साइड जोड़ें, इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस। और सेकेंड वाले के राइट में क्या था, राइट में क्या था, CO2 गैस, है ना, यही तो था राइट में। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगी, है ना। डेल्टा H में भी यही कर दें, डेल्टा H में क्या कर लें, सेकेंड का डेल्टा, इसका डेल्टा H क्या हो गया था, x/2 प्लस में, और इसका कितना था, -y, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब इक्वेशन देखते हैं ये बनी कि नहीं बनी। CO2 गैस इधर था, उधर भी CO2 गैस है, एक एक मोल है तो कट जाएंगे। ये आपका C ग्रेफाइट, ये O2 1 मोल है, यहाँ पे हाफ मोल है, इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं ना, तो O2 गैस और माइनस में हाफ O2 गैस हो जाएगा, और इधर क्या बन गया, CO गैस। अपनी जो टारगेट इक्वेशन थी यही तो थी, हाफ O2 गैस बन गया, यही बनानी थी। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, x/2 - y। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के लिए,
आंसर शुड बी दिस। बैक करूं? तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इक्वेशन में करेंगे वही मैथमेटिकल ऑपरेशन किस में करेंगे? डेल्टा एच में भी करेंगे। अगर 2 से डिवाइड किया तो डेल्टा एच में भी कर दो। अगर 2 इक्वेशन को प्लस कर रहे हो तो डेल्टा एच भी उनका प्लस कर दो। माइनस कर रहे हो तो माइनस कर दो। रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स कर दो। बैक करना है क्या? किसी ने पीछे का नहीं नोट किया हो तो? सवाल कर लिया था? बात समझ आई? ये भी कर लिया। इसका मतलब आपको किस पे फोकस करना है? टारगेट इक्वेशन पे फोकस करना है, जो डेटा गिवन है उसको यूज करके। अब उसमें आपको सोचना है कौन सी इक्वेशन प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके बन सकती। बादल जी समझ में आया आपको? नहीं आया बादल? सर तो हिला रहे हो तुम। हाँ क्या? क्या थी? सिंपल मैथ्स ही तो थी। वही मैं हिंट कर रही थी, आप लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा